हाय दोस्तों, सर्वप्रथम आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, इस दीपावली से आप सब लोगों के लिए अपने चैनल के माध्यम से सन 2016 से अब तक के जो आए हुए सीजीएल में टायर 1 टायर 2 में जीएस से संबंधित प्रश्नों की एक सीरीज आप लोगों के लिए प्रेषित करने जा रहे हैं। हर सीरीज में लगभग 25 क्वेश्चन हम रख रहे हैं। ये 25 क्वेश्चन अपने चैनल के माध्यम से जो टायर 1 टायर 2 में जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से साथियों हम ये बताना चाहते हैं आपको कि 1990 के दौर में 1990-2000 के दौर में जो आईएएस और पीसीएस में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते थे जैसे सामान्य अध्ययन में, ठीक उसी लेवल के प्रश्न आज सीजीएल की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आप अगर 1990 के और 2000 के बीच के प्रश्नों को आईएएस पीसीएस में परीक्षाओं में अगर पेपरों को उठा के देखें, उस समय के पेपरों को, तो आपको उन पेपरों का लेवल और वर्तमान में सीजीएल में जो प्रश्न हैं उनका लेवल एक जैसा नजर आएगा। इसलिए साथियों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी अच्छी बनाए रखें, तभी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। एक लेवल, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। साथियों, इन प्रश्नों को रखने का उद्देश्य ये भी है कि कुछ बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं, इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आशा करते हैं आप इनको याद करके आगे आने वाली परीक्षाओं में लाभान्वित हो सकते हैं। साथियों, आज सीजीएल का एग्ज़ाम काफ़ी कुछ टफ माना जाता है। कारण ये है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे विद्यार्थियों की संख्या आज बढ़ गई है, या कह सकते हैं कि सीजीएल की परीक्षा में बहुत सारे अभ्यर्थी भाग लेते हैं, इसीलिए पेपर का पैटर्न टफ हो गया है। खैर, जो मेहनती होते हैं, परिश्रमी प्रतियोगी छात्र होते हैं, वो पेपर कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो अवश्य सफल होते हैं। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक से अपनी स्ट्रेटेजी को अपनाइए, स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और अपना ठीक से अध्ययन कीजिए, डिस्क्रिप्टिव अध्ययन कीजिए, तो निश्चित रूप से आप कितनी भी हार्ड प्रतियोगी परीक्षा क्यों ना हो, उसमें आप सफल हो जाएंगे। साथियों, आज इस दीपावली के से जो ये हम प्रश्नों का सीजीएल में आए हुए प्रश्नों की सीरीज के साथ साथ ऐसा नहीं है केवल यही अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, हम पहले की तरह लेक्चर भी डालते रहेंगे, मैथ से संबंधित सामग्री आप तक प्रेषित करते रहेंगे, रीजनिंग से संबंधित सामग्री भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन हम काफ़ी समय से आप तक अपनी वीडियो नहीं पहुंचा पाए हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह क्लासें होने के कारण समय नहीं मिल पाया, व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण हम आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पाए। कोशिश करेंगे हम सप्ताह में एक वीडियो अवश्य आप तक अगले तक पहुंचाएं। आइए हमने जो चुनिंदा प्रश्नों को निकाला है टायर 2 परीक्षा से सीजीएल की, उनका हम अध्ययन अपने इसके माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चनों को याद कर लीजिए या लिख लीजिए। निश्चित रूप से हम वादा करते हैं आप इससे लाभान्वित होंगे। आइए साथियों, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। साथियों, वीडियो का पहला प्रश्न है घ्राण तंत्र। घ्राण तंत्र यानी ऑल्फैक्टरी हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो साथियों, घ्राण तंत्र ऑल्फैक्टरी हमारे शरीर के नाक में स्थित होता है। नाक में, तो ये ध्यान देने की बात है। इसका क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसका ऑप्शन है नाक, जीभ, कान, आँख, यानी इसका आंसर आपका नाक हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? साथियों, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार रिपीट के साथ पूछा गया है। आईएएस में भी ये 1990-2000 के बीच कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप से देखें उठा के, और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो
हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या है। क्वेश्चन दूसरा है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन पहला है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी है प्रकाश के विक्षेपण के कारण। ऑप्शन सी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन डी है प्रकाश के परिवर्तन के कारण। तो साथियों इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आपको ये बता दें, आकाश का जो वास्तविक रंग है वो काला है, लेकिन सूर्य की किरण, प्रकाश किरण 7 रंगों से मिलकर बनी है। इन 7 रंगों में जो नीला रंग है सबसे पहले ही फैल जाता है, यानी प्रकीर्णित हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का आंसर सी यानी सी है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश का वर्ण क्रम। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश का वर्ण क्रम किसके द्वारा व्याख्यायित किया गया, यानी व्याख्यायित किसने इसको डिफाइन किया या किसने इसको एक्सप्लेन किया। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन है नील्स बोर, ऑप्शन बी है आइजक न्यूटन, सी है अल्बर्ट आइंस्टीन, डी है गैलीली। तो साथियों इसका आंसर बी होगा, यानी आइजक न्यूटन इसका आंसर सही होगा। आइजक न्यूटन ने प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम को व्याख्यायित किया या इसका एक्सप्लेनेशन दिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है आज की सीरीज का। ये एपीकल्चर किसकी खोज की एक वैज्ञानिक विधि है, जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है। साथियों आप जानते हैं इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है मधुमक्खी, दूसरा है रेशम कीट, तीसरा है शलभ, चौथा है दीमक। एपीकल्चर मधुमक्खी ऑप्शन होगा। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन ही एपीकल्चर कहलाती है, और इसमें मधुमक्खी के यानी जो मधुमक्खी पालन करते हैं वो छोटे छोटे लकड़ी के बॉक्स बनाते हैं और खेतों में रख देते हैं जहाँ फूलों की कृषि होती है, यानी जैसे सरसों है या जो भी ऐसी फूलों वाली फूल ज़्यादा होते हैं, वहीं उनके खेत के आसपास खेतों में ये लकड़ी के बॉक्स रख देते हैं, उनमें मधुमक्खियाँ होती हैं। ये मधुमक्खियाँ खेतों के फूलों पे बैठ कर उसका मकरंद रस निकाल के अपने बॉक्स में छत्तों में मधु को यानी शहद को इकट्ठा करती हैं। तो साथियों इसका उत्तर ऑप्शन ए मधुमक्खी होगा। एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है आज की सीरीज का, वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती हैं तो क्यों फैल जाती हैं, यानी नंबर ऑप्शन 1 गुरुत्व के कारण, नंबर 2 वातावरणीय दबाव के कारण, नंबर 3 वायु में भ्रमणधारा के कारण, नंबर 4 कण के पृष्ठ तनाव के कारण। तो साथियों वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती हैं तो क्यों फैल जाती हैं, इसका ऑप्शन डी है पृष्ठ तनाव के कारण। साथियों ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, याद रखिएगा कि वर्षा की बूंदें गोल ही क्यों होती हैं, ये गोल ही क्यों गिरती हैं, यानी वर्षण होता है, वर्षण यानी वर्षा होती है उसकी बूंदें गोल गिरती हैं, ये भी पृष्ठ तनाव के ही कारण गिरती हैं। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसके अंतर्गत विषाणु का अध्ययन किया जाता है। साथियों आप जानते हैं कि अलग अलग अध्ययन की अलग अलग वैज्ञानिक विधियां यानी शाखाएं होती हैं। इसी शाखाओं को इसके अंतर्गत पूछा है, यानी किसके अंतर्गत विषाणु का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 माइकोलॉजी, नंबर 2 वायरोलॉजी, नंबर 3 पोर्टोलॉजी, नंबर 4 पैरासिटोलॉजी। साथियों वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का या वायरस का अध्ययन किया जाता है। विषाणु अंग्रेजी में वायरस कहते हैं, तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, वैज्ञानिक करते हैं, तो इसकी शाखा जो है वो वायरोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव की सामान्य सुनने की क्षमता कितनी है। साथियों आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी होंगी या अन्य पुस्तकें पढ़ी होंगी तो उसमें इसका काफ़ी डिटेल से दिया गया है।
इसका मानव की सामान्य सुनने की क्षमता कितनी है? 20 हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज। बी ऑप्शन है 10 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज। सी है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज और डी है 10 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज। साथियों, आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा कि मनुष्य यानी 3 प्रकार की मतलब ध्वनि तरंगें होती हैं। एक 20 से कम आवृत्ति जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है, उन्हें इंफ्रासोनिक इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। और 20 से 20,000 के बीच यानी साउंड यानी जो सुनने योग्य होती है, हम आप लोग सुन पाते हैं। और 20,000 से 2 लाख तक जो 20,000 से ऊपर की पराध्वनिक तरंगें होती हैं यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, जिन्हें चमगादड़ उत्पन्न करते हैं या अन्य जीव भी करते हैं कुछ। तो हमारे सुनने की जो क्षमता है वो दूसरी वाली है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 तक। तो साथियों, इसका आंसर जो होगा वो सी सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8वां। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है कैरोलस लिनियस, ऑप्शन सी है इरास्मस डार्विन, ऑप्शन डी है विलियम पैली। साथियों, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन ने इसको लिखा है। चार्ल्स डार्विन इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? पहला ऑप्शन है विलियम पैली, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, नंबर सी कार्ल बोज, नंबर डी ऑप्शन डी यानी चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट विटेकर। साथियों, तो हम आपको बता दें, वर्गीकरण की 5 प्रजातियों की संकल्पना रॉबर्ट विटेकर ने प्रस्तुत की। रॉबर्ट विटेकर यानी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 10वां क्वेश्चन है, ये दे रहे हैं गैप, ये खाली गैप है, ये गैप है को देश में कच्चे तेल के रूप में माना जा रहा है, जिससे 7 लाख करोड़ की बचत होगी, साथ ही ये प्रदूषण रहित भी होगा। साथियों, इसका ऑप्शन है निष्कर्षण पंखे, दूसरा है बायोफ्यूल, सी तीसरा ऑप्शन है वायु शोधक और चौथा डी ऑप्शन है यानी फिटो रेमेडिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो बी यानी बायोफ्यूल है। यानी बायोफ्यूल को देश में कच्चे तेल के रूप में माना जा रहा है, जिससे 7 लाख करोड़ की बचत होगी, साथ ही ये प्रदूषण रहित भी होगा। यानी बायोफ्यूल यानी जो आप जानते हैं विज्ञान में अगर पढ़े होंगे, तो बायोफ्यूल ही इसको बहुत ज़्यादा संभावित माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन आता है 11वां। भारत का सबसे छोटा, ये छूट लिख दिया है, छोटा है ये, इसको छोटा पढ़िएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका ऑप्शन ए पुडुचेरी है, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दादरा नगर हवेली और ऑप्शन डी दमन और दीव। यानी इसका भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। साथियों, ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न ज्योग्राफी से संबंधित है। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के अनुच्छेद यानी पूछ रहा है अनुच्छेद कौन सा है, यानी कौन सा अनुच्छेद है के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। साथियों, ऑप्शन ए में अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21, ऑप्शन बी में आर्टिकल 201 यानी अनुच्छेद 201, आर्टिकल 217 ऑप्शन सी में है और डी में है 72। तो साथियों, इस 12 का जो आंसर है
वो सी ऑप्शन सही है। 217 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन आता है, 13वां क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र और यानी महाराष्ट्र एक और दूसरा राज्य पूछा है के बीच स्थित है। ए उत्तराखंड नहीं है, दूसरा बी आंध्र प्रदेश नहीं है, सी पश्चिम बंगाल ये नहीं है, ज्योग्राफी में अगर आपने मैप देखा होगा तो ये कहीं है, और डी अगर मैप में देखें तो इसका आंसर गुजरात सही जाता है, यानी ऑप्शन डी सही है, यानी महाराष्ट्र गुजरात के बीच में दादरा नगर हवेली मौजूद है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 14वां क्वेश्चन है, रानी नायकी देवी जिन्हें यानी खाली जगह है पूछ रहा है यहाँ को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है, यानी नायकी देवी ने कहने का मतलब है किस निम्न जो 4 ऑप्शन है किस को मुस्लिम शासक को हराया था, पराजित किया था। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ये नहीं है क्योंकि 1178 में मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था। मोहम्मद अल बल्कीर ये भी नहीं है, अल साहिल मोहम्मद ये भी नहीं है, यानी मोहम्मद गौरी को ये हराया था किसने, नायका देवी ने 1178 में, और ये घटना गुजरात के एरिया की है, हम आपको बता दें। यानी नायका देवी ने अपने बच्चे को गोद में यानी पीठ में बांध लिया था और मोहम्मद गौरी से भयंकर युद्ध किया, उसको पराजित कर दिया। ये महत्वपूर्ण घटना, ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेर शाह के बीच 26 जून सन पूछी है यानी कब को लड़ा गया। ऑप्शन ए 1729, ऑप्शन बी 1539, ऑप्शन सी 1639, ऑप्शन डी 1440। तो साथियों शेर शाह और हुमायूं 1530 से 1540 का समय है, आप खुद ही जानते हैं अगर आपको याद होगा इसका कालक्रम। और ये 1539 में दोनों के मध्य चौसा का भयंकर युद्ध हुआ, तो इसका ऑप्शन बी सही है 1539। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, संगोली की संधि अंग्रेजों और यानी गैप किसके बीच हुई थी पूछ रहा है। ऑप्शन ए गोरखा, ऑप्शन बी बंगाल के नवाब, ऑप्शन सी अवध के नवाब, ऑप्शन डी मराठा है। तो साथियों हम आपको बता दें संगोली संधि ये अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुई थी, यानी इसका ऑप्शन जो है वो ए सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 है, ये 116 लिख दिया है गलती से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन है वो ए यानी गोरखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली को किसने बसाया था, दिल्ली को किसने बसाया था, यानी दिल्ली को कह सकते हैं कौन राजा था जिसने बसाया। 2 आंसर इसमें मिल रहे हैं हमें, किसने बसाया कब बसाया। ऑप्शन ए है राजा मिहिर भोज 756, ये आंसर नहीं है। राजा अनंग देव तोमर ने 736 में, ऑप्शन बी सही है, यानी दिल्ली पर तोमरों का अधिकार था उस समय। यानी गुजरात ये आपके राजस्थान के अजमेर के पास में शाकंभरी में चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय चौहान का शासक था, शाकंभरी के चौहान कहे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में आपके जो कन्नौज में गहरवाल वंश का शासक जो जयचंद्र था, और इन दोनों के बीच में तोमर शासकों का शासन था, तो दिल्ली तोमरों के अधीन थी। तोमर वंश में राजा अनंग देव तोमर हुए जिन्होंने 736 में दिल्ली को स्थापित किया, और दिल्ली तब से लेकर आज तक आबाद बनी हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 18वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। साथियों ये भी क्वेश्चन पीसीएस में, आईएएस में, प्रीलिम्स में खूब पूछा गया है, जम के पूछा गया है, और सीजीएल में पूछा गया जो मैंने रखा है, और भी कई बार आगे आएगा पेपरों में। अभी तो आपको सामने एक सेट हमने रखा है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था।
ऑप्शन ए नारायण शंकर, ये नहीं है। ऑप्शन बी मूल शंकर, ये बिल्कुल सही आंसर है। मूल शंकर इनका बचपन का नाम था, यानी मूल नाम था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? साथियों, आपको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेजों से और सिखों के कितने युद्ध हुए आपको अगर मालूम होगा तो, और गवर्नर जनरलों का शासनकाल याद होगा तो आप ये आंसर को स्लिप नहीं करेंगे। खैर दोस्तों, जब इतिहास की हम एक विषय के रूप में हम वीडियो डालेंगे लेक्चर, तो आपको ये सब याद हो जाएगा। खैर, ये प्रश्न 19वां है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जी नहीं, ये आंसर गलत है। दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हार्डिंग जो 1846 में ये युद्ध हुआ है, और उस समय ये जो है लॉर्ड हार्डिंग भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। हम आपको बता दें, भारत में रेल लाइन बिछाने की पहली प्लानिंग लॉर्ड हार्डिंग के ही समय में की गई थी, लेकिन रेल लाइन बिछा नहीं पाया, प्लान किया गया था, और इसके बाद अगले आने वाला जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था, और उसी के समय में 1853 में आप जानते हैं भारत में पहली रेल लाइन बम्बई और थाने के बीच बिछाई गई थी। साथियों, ये रेल लाइन बिछाई गई थी, उस समय इंजन इसमें नहीं था, इसको घोड़े खींचते थे, कुछ डिब्बे पटरी पर होते थे, उनको घोड़े खींचते थे। बाद में इंजन का आविष्कार हुआ तो इसमें इंजन जोड़ दिया गया। तो साथियों, 19वें प्रश्न का आपको आंसर मिल गया, साथ में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने 20वां है, स्वदेशी आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ, यानी स्वदेशी आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ, क्यों हुआ, किसके कारण हुआ? ये चार नीचे कारण दिए गए हैं। ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के कारण। साथियों, ये आंसर बिल्कुल सही है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है। लॉर्ड कर्जन के समय में उसने बंगाल का विभाजन किया, और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन बंगाल में 1905 में शुरू किया गया था, और क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू हो गई। साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी कई बार PCS और IAS की परीक्षाओं में 1990 2000 के आसपास में जम के पूछा गया प्रश्न है, जो अब CGL में पूछा जा रहा है। साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने 21वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे, खाली गैप है, नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं? साथियों, ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। ए पौंग डैम, दूसरा उकाई डैम, धरोई डैम, और डी है टेहरी डैम। इसका आंसर ए है पौंग डैम। साथियों, हमारे जो नोट्स हैं उस नोट्स में ये सारे डैम दिए हुए हैं, कोई भी प्रश्न उससे बचता नहीं है। जहाँ हम पढ़ाते हैं, जो प्रोवाइड कराते हैं मटेरियल, ये सब मटेरियल उन्हीं में से प्रश्न हमें दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 22वां प्रश्न है। साथियों, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन 2 मणिपुर, त्रिपुरा, तीसरा चौथा है मिजोरम। ऑप्शन इसका है मणिपुर। साथियों, जब मैं IAS PCS के एग्ज़ाम दे रहा था तो PCS के एग्ज़ाम में UP PCS में एक क्वेश्चन पूछा गया, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? ऑप्शन भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, और वह आंसर है मणिपुर। मणिपुर इसका आंसर ठीक है। बाकी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम अगर मैप स्टडी करें तो आपको पता लग जाएगा बांग्लादेश से लगते हुए प्रांत है, मणिपुर इससे दूर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23वां, दचीगाम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दचीगाम अभ्यारण्य। साथियों, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी चंडीगढ़ कर्नाटक, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। साथियों, 23वें प्रश्न का जो आंसर है वो जम्मू एंड कश्मीर है। दचीगाम जो अभ्यारण्य है वो जम्मू और कश्मीर में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24 में, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई एक संस्था है, जो ट्राई ये संस्था जो है, ये जो जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं या दूरभाष कंपनियां हैं, इनको सबको नियंत्रित करने के लिए एक सरकारी संस्था है की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत? ऑप्शन ए ट्राई एक्ट 2001, ऑप्शन बी ट्राई एक्ट 1997, ऑप्शन सी ट्राई एक्ट 2003, ऑप्शन डी ट्राई एक्ट 2005। साथियों, इसका ऑप्शन बी सही होगा।
सी बी सही है। ट्राई एक्ट 1997, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। यानी 1997 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना, जिसे शॉर्ट में ट्राई कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 25वां लास्ट क्वेश्चन है साथियों। ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है? रऊफ, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। साथियों, ये रऊफ जो लोक नृत्य है वो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी सही है। ये कला और संस्कृति यानी संस्कृति से क्वेश्चन पूछा गया है, लोक संस्कृति से। तो साथियों, हम आशा करते हैं ये 25 क्वेश्चन जो CGL के टायर 2, जिसमें 50 क्वेश्चन में से मैंने 25 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाला और अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया। साथियों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो अगले बार बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।